मेरी शादी बड़ी रीति रिवाज से हुई थी। मैं इसी तरह घूंघट ओढ़े ही अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। जब वह मेरे कमरे में आए मैंने उन्हें देखा। मेरा पति बहुत ही हैंडसम और नौजवान इंसान थे। उसे देखते ही कोई भी औरत उस पर फिदा हो सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करके रख दिया जब उस आदमी पर मेरी नज़र पड़ी जो कि मेरे पति के पीछे खड़ा था। मैं उसे देखते ही रह गई। ऐसा कभी नहीं हुआ एक औरत के कमरे में उसके पति के अलावा कोई और आया हो, लेकिन मेरा पति शायद उसे खुद से लेकर आया था। मैंने देखा कि लंबी लंबी दाढ़ी, आंखों में सुरमा और अजीब हुलिया के साथ आया था और अजीब आदमी था। मैं अपने सामने उसे देखकर ही डर गई थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी देखभाल कर ही किया था। किसी ऐसे इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं किया था जो कि अपनी पत्नी की इज्जत की हिफाजत ना कर सकता हो। इसलिए मैं बहुत तसल्ली सी बैठी रही। तब भी वह आदमी नीचे झुका और उसने बेड के नीचे एक अंडे का ट्रे रख दिया। रखने की आवाज़ साफ सुनाई दिया था। मैं तो हैरान हो गई कि बेड के नीचे अंडे कौन रखता है। अंडे तो फ्रीज में रखने वाली चीज़ है, लेकिन मैंने चुप्पी इसलिए साध ली कि आज ये मेरा पहला दिन था। मैं किसी तरह बहस और लड़ाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं चुपचाप ये सारा कुछ देखती रही। फिर उस आदमी ने मेरे पति के कान में कुछ कहा, कमरे से बाहर चला गया। चलो, अब भगवान की कृपा हुई कि वह मेरे कमरे से बाहर चला गया। उस आदमी की मनहूस नज़र से तो मैं बची, क्योंकि जिस नज़र से वह मुझे देख रहा था मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह मुझे अच्छी नज़र से नहीं देख रहा था। उसके जाने के बाद मैं सीधी होकर बैठी। मेरा ख्याल था कि मेरा पति मेरे से कुछ मीठी बातें करेगा, मेरा हाल चाल पूछेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। कहने लगे, जाओ सो जाओ, मुझे नींद आई है। तुम भी अपने कपड़े बदलकर भारी कपड़े चेंज कर लो। भारी कपड़ों में तुम्हें बहुत नींद नहीं आएगी और इसलिए तुम्हारा सोना बहुत ज़रूरी है। मैं तो उसे हक्का बक्का होकर देखने लगी। इस आदमी ने नज़र भर कर मेरी तरफ देखना भी गंवारा नहीं समझा। किसी आदमी के लिए औरत इतना तैयार होती है, दिन के और रात के उस पहर में अपने मुंह से एक शब्द भी तारीफ की ना निकले तो वह आदमी किस काम का। और उस औरत पर क्या गुजरती है, वह तो अपने दिल तोड़ बैठती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अपने पति की तरफ से मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने ये बात उनसे बोल ही दिया कि सोहन, आपने तो मेरा दिल तोड़ ही दिया। आपको तो दिल रखना भी नहीं आता। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, बेड के नीचे रखे हुए अंडे तुमसे नहीं टूटने चाहिए। दिल टूटता है तो जुड़ जाता है। मैंने सुना है कि औरतों के दिल बड़े नाजुक होते हैं। ये कहकर मेरा पति थोड़ा सा हंस दिया, फिर कुछ सोचने के अंदाज में बोला, अरे तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें तो मेरी मम्मी के कमरे में होना चाहिए। मैंने अपनी मम्मी की एक बात कही थी, लगता है कि उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। आपने क्या बात कही थी? मैंने बड़ी शक वाले अंदाज में पूछा था। मेरे पति ने अजीब और अनोखी बात बोली। कहने लगे, मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि वे 40 दिन तक तुम्हें अपने कमरे में रखे, लेकिन तुम यहाँ बैठी हो तो मुझे अजीब लग रहा है, इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हारी तरफ ना देखूँ। तुम जाओ, कपड़े बदल लो, जाकर सो जाओ। मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। हाँ हाँ, इस बात का यकीन रहे कि कल से तुम मेरे कमरे में नहीं रहोगी, बल्कि मेरी मम्मी के कमरे में रहोगी। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। उम्मीद है कि तुम इस बात पर कोई बहस नहीं करोगी। मैंने तो यही देखकर तुमसे शादी की थी कि तुम एक पवित्र लड़की हो और बेशरम लड़कियों की तरह पति के साथ रहने की जिद ना करने लग जाना। मैं हैरान होने लगी कि पति के साथ रहना कौन सी कोई बेशर्मी है, लेकिन मेरे पति की सोच बहुत पुराने ज़माने की थी। शायद अगर मैं उसे कुछ कह देती तो वह यही कहता कि तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, तुम मुझ जैसे पढ़े लिखे आदमी के साथ शादी करके भी खुश नहीं हो। इसलिए मैं चुपचाप से बैठ गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी इज्जत होने के बजाय मेरे रिश्तों का गला घुटने लगा था। मैंने यही सोचा कि मैं सुबह सुबह ये बात अपनी सास को बताऊंगी। उन्हें पता चलेगा तो वह मुझसे हमदर्दी करेंगी, ज़रूर मेरी तरफ से कुछ बोलेंगी। सुबह होते ही सास ने खुद ही घर के दरवाजे पर एंट्री की। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने वे बड़ी खुश होकर खड़ी थी। कहने लगी, कैसा लगा तुम्हें मेरा बेटा?
कैसा लगा? बेटी, उम्मीद है कि तुम बहुत खुश ज़िंदगी का शुरुआत कर चुकी हो। मैं उनकी बात सुनते ही उनके गले लगकर रोने लगी। नहीं समझी, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपके बेटे ने मुझसे बात तक नहीं की। कहने लगे, कल से तुम मेरी मम्मी के कमरे में ही रहोगी, ये हमारे रिवाज हैं। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या गलती की, लेकिन मैंने तो यही सुना था कि औरत को हमेशा उसके पति के कमरे में ही रहना चाहिए। अब मेरा पति अजीबोगरीब बातें कर रहा है। आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊँ? मेरी बात सुनते ही सास हमदर्दी करने के बजाय पूरी तरह पर गुस्से में आ गई। कहने लगी, तुम जैसी लड़कियाँ बहुत बेवकूफ़ होती हैं। अरे मैंने तुम्हें अपना बेटा दिया है, फिर तुम ऐसे अपना नहीं बना सकती? कितनी बेशर्मी की बात है। तुम तो एक नाकाम औरत हो। तुमसे तो तुम्हारा पति भी अपना नहीं बनाया गया। कम से कम उसे कुछ अदाएं दिखाती, अपनी तरफ खींचती। लेकिन तुम लड़कियों में, आजकल की लड़कियों में इतना नखरा आ गया है जितना हमारे ज़माने की हीरोइनों में भी नहीं था। भगवान तुम लोगों से बचाए। मेरी सास कहने लगी, मैंने तो पहले दिन ही अपने पति के पाँव की मालिश की थी। उसे इतनी इज्जत दी थी कि वह मेरी तरफ माहिर हो गया, और तुम हो कि मुझे शिकायत कर रही हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। हाँ, लेकिन अब मेरे बेटे ने कह दिया है तो अब तुम मेरे कमरे में ही रहोगी। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे यहाँ तो मर्दों की ही चलती है। मर्द अगर उम्र में कितना ही छोटा क्यों ना हो, औरतें हमेशा उसकी बातों को ऊपर रखती हैं ताकि उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो सके। अब तो तुम मेरे कमरे में ही रहोगी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो तुम्हें पूरा मौका दिया था, तुमने उस मौका को गंवा दिया। मेरी सास तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनका बेटा कोई महाराजा हो, जिसके आगे पीछे दासियों की लाइन लगी हो और वो उनमें से अपने लिए कोई लड़की चुन रहा हो। मैं क्या जानती थी कि मेरी गलतफहमी जल्दी ही दूर हो जाएगी। अब मैं तुम पर एक मेहरबानी कर सकती हूँ कि मैं तुम दोनों के कमरे में आ जाऊंगी। इस तरह होगा, तुम मेरे कमरे में तो रहोगी, लेकिन एक ही घर में एक ही छत तले तुम दोनों रहोगे। इस तरह लोग तुम पर बातें भी नहीं करेंगे। वरना अगर लोगों को पता चल गया कि कोई लड़की अपने पति को अपना नहीं बना सकती तो सब उस पर बातें करते हैं। आसपास के लोग भी डोरे डालने लग जाते हैं। सो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि मैं इसी घर में तुम्हारे साथ रहूँ। मुझे अपनी सास की बात भी थोड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा कि चलो इस तरह मेरे पति का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और वह मुझसे राज़ी भी हो जाएगा। उनकी बात भी मान ली और मुझसे उन्हें दूर भी नहीं रहना पड़ा, क्योंकि मैं और मेरी सास अलग अलग कमरों में रहते थे। हमारे उन घरों का बनावट भी अजीब सा था। सब लोग अलग अलग कमरों में रहते थे। मेरी ननद के पति भी उन्हें अकेले कमरों में रखते थे। खैर, ये तो बात थी जो मुझे समझ में आ गई। अगले दिन वह हुआ जो मेरी समझ में नहीं आया और पानी सर से ऊपर चला गया। रात के करीब करीब 2 बजे थे जब मैं अपनी सास के साथ उन्हीं के कमरे में जाग कर रातें काट रही थी। तभी घर का दरवाज़ा खुला। मेरे कान दरवाजे की आहट पर लगी हुई थी। मैं बाहर गई। मैंने भी जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर को झांका। मैंने देखा मेरा पति घर के अंदर आ रहा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। ये मंजर देखकर मैं तो बेहोश होते होते बची, क्योंकि मेरे पति के साथ एक खूबसूरत लड़की थी जो कि बहुत ही मालदार लग रही थी। उसकी जुल्फ़ें उसके कमर से नीचे तक बिखरी हुई थी। उसमें मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे और साथ में वही बाबा जो मेरी पहली रात हमारे कमरे में आया था। आंखों में वैसा ही सुरमा और चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी, जिसे देखकर ही इंसान को डर लग जाए। वह लड़की के साथ घर क्यों आ रहा है? कहीं अपना शादी तो करके नहीं आ गया? मैं डर के मारे मैंने अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई। सोचने लगी, अगर उसने ऐसा किया तो मैं मना करूंगी। मैंने तो ये भी सुन रखा था कि पहली पत्नी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं हो सकती। बस किसी वजह से मैं बाहर आई। मेरे पति की मुझ पर नज़र पड़ी तो उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया और खुद अंदर कमरे में चला गया। मैं भी अपने पति के पीछे पीछे गई। पति ने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कोशिश करने लगी, थोड़ा पीछे हटी। आप क्या कर रहे हो? भगवान का डर नहीं है? जो इस लड़की के साथ कमरे में आप क्या करोगे? तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं उस लड़की के साथ अकेला नहीं हूँ, ये बाबा जी भी हैं। तो मुझे क्या पता, आप बाबा जी के साथ कहीं इस लड़की से फेरे तो नहीं डलवा लोगे?
मैं यहाँ सौतन को बर्दाश्त करने के लिए नहीं रह जाऊँ। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए और आपको दूसरी शादी सूझ रही है। आखिर मुझ में क्या कमी है? मैं ये बातें कर रही थी कि मेरे पति ने बहुत ही गुस्से में मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे। पत्नी, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई है जो मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं कब कह रहा हूँ कि इस औरत से मैं अपने घर में शादी करने के लिए लाया हूँ। बस जिस वजह से भी लाया हूँ, तुम एक कमरे से निकल जाओ। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा, ये बात तुम जान लो। इस वक्त मुझे ये भी अच्छा लगा कि मेरा पति पूरी तरह मेरा ना सही, लेकिन कम से कम शादी के रिश्ते को तो निभाने की बात कर रहा था और मेरे ऊपर सौतन नहीं लाया, क्योंकि कुछ दिन से जो मेरे साथ हो रहा था उसके बाद मुझे अपने पति के व्यवहार की आदत पड़ गई थी। मेरी उनसे कोई ज़्यादा बहस नहीं हुई थी। मैं इस बात पर परेशान होती कि अब तो मुझे उनकी गुस्से की आदत पड़ गई थी। मैं चुप से अपने कमरे में चली गई। मैंने तय कर लिया कि अब मैं अपने पति का दिल जीत कर ही रहूँगी। इसलिए मैंने रात को खूब बनाव सिंगार किया। अगले दिन मैं इस तरह तैयार भी थी जितना अपनी शादी वाले दिन भी नहीं हुई थी। मैंने उस चीज़ को मेहनत से संवारा था। पति को लंबे बाल पसंद थे, इसलिए मैंने अपने लंबे बालों पर भी खूब मेहनत की और खुद को संवारा। अपने पति के सामने अपने आप को इस तरह दिखाया। फिर मुझे एक अजीब मंजर देखने को मिला। जबकि सुबह सुबह का वक्त था, लेकिन मैंने देखा कि कमरे के अंदर से एक आदमी की आवाज़ आ रही थी और न जाने मेरे पति से क्या बातें कर रहा था। लेकिन ये वही आदमी था जिसने मैंने शादी के पहली रात देखा था, औरत के साथ भी देखा था। मुझे हैरत होने लगी कि यह आदमी बार बार हमारे घर क्यों आता है। इसका मेरे पति से क्या रिश्ता है और आखिर हम दोनों से क्या चाहता है। आखिर कोई बात थी कि हमारी शादी वाले दिन भी वह मेरे कमरे में आ गया था। मुझे कोई शादी की उसने बधाई नहीं दी, बस बिना वजह मुंह उठाकर आ गया। ऐसा तो नहीं हो सकता था मैं वहीं खड़े होकर कमरे से बाहर चली जाऊं, नहीं तो बुरा हो जाएगा। मैं अपने पति की घबराहट देखकर घबरा गई थी। वह तो वैसे डर रहे थे जैसे मैं उनकी कोई पड़ोसन हूँ और उसकी पत्नी उन्हें देख लेगी, फिर लड़ाई हो जाएगी। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, इतना जज्बाती और पागल हो गया था। मुझे धक्के देकर बाहर निकालने लगा। बोला कि चली जाओ यहाँ से, मैं अपनी सारी मेहनत ख़राब नहीं करना चाहता। किस तरह की मेहनत की बात कर रहे थे? मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करती रहूँगी। मेरी बात सुनकर उसने मेरे मुंह पर ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी। मेरी रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास भी कमरे में चली आई और कहने लगी, बेटी तुम्हें क्या हो गया है? तुम हर छोटी मोटी बात पर रोने क्यों लग जाती हो? मैंने तुम्हें सारी बात कही। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने पति का ये रवैया हमेशा ही देखती रहूँगी। वजह बताए, आपने ये शादी कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं कराई थी, या कोई बात है जिसकी वजह से मेरा पति मुझसे ऐसा रूखा व्यवहार रखता है? हालांकि पति तो पत्नियों के दीवाने होते हैं, उनके लिए तड़पते हैं। फिर मेरे पति मेरी बात तक नहीं सुनता, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे खुद बताएं। मेरी बात सुनकर मेरी सास भी चुप हो गई। नहीं बेटा, ऐसा तो मैंने नहीं जानती। मेरे बेटे आज तक ऐसा कोई बात नहीं की, मगर आजकल मैं अजीब हरकतें करने लगा है। चलो तुम ऐसा करो, उसके जाने के बाद उसके कमरे की सफाई कर देना। मुझे लगता है कि वह उसका दोस्त जो आता है बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाला और मूँछों वाला, उसकी वजह से है। कुछ भी हो गया है, उसके कमरे में लड़कों वाला माहौल रह गया है। मैं इस कमरे में इसलिए नहीं जाती, वह मुझे जाने की इजाज़त नहीं देता। पर तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आज तुम उसके कमरे की सफाई कर लेना। हाँ, मैंने उसके कमरे में अंडे देखे थे, अजीबोगरीब अंडे, कुछ गंदे और कुछ छिलके पड़े हुए थे। तुम उन अंडों को डस्टबिन में डाल देना। फ्रिज में अंडे पड़े होंगे, वह इस्तेमाल हो जाएंगे। उन अंडों में मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे लगता है वो मुर्गी के नहीं बल्कि मगरमच्छ के अंडे हैं। मेरी सास तो ये कहकर चुप हो गई। मेरे लिए एक उम्मीद की नई किरण जगा गई। मैंने जाकर अपने पति के कमरे की सफाई करना शुरू कर दी, क्योंकि उस वक्त वह घर पर नहीं थे। फिर मैंने देखा बेड के नीचे अंडों की एक पूरी ट्रे रखी हुई थी। उसमें तरह तरह के अंडे थे, कोई छोटे तो कोई बड़े। उनमें से एक भी मुर्गी का नहीं लग रहा था। ये जानकर
मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर में अंडों का क्या करते हैं। मेरी सास के हुक्म पर वे अंडे वहाँ से उठा लिए और लाकर मैंने डस्टबिन में डाल दिए, क्योंकि वह कोई भी ऐसा अंडा नहीं था जो कि खाया जा सके। उस बात को 1 घंटा ही बीता था कि मेरा पति गुस्से में घर में आया और पूछने लगा, तुम लोगों ने उन अंडों को तो नहीं फेंक दिया? हम एक दूसरे से नज़र चुराने लगे। मेरी सास ने तो मुझे कहा था कि वे अंडे डस्टबिन में डाल दो, किसी काम के नहीं हैं। मेरा पति गुस्से से पागल हो रहा था कि तुम लोगों ने ऐसा ही कर दिया, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊंगा? तुम लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं है। मैंने एक चीज़ से मना कर दिया था, फिर भी तुम लोगों ने वही किया। तुझे व मम्मी को कम से कम ये सोचना चाहिए था। ये तो जाहिल पता नहीं कहाँ से उठकर आपने इसे मेरे गले में बांध दिया है। अब देखो इसके साथ मैं क्या करता हूँ। ये कहकर मेरा पति घर से निकल गया। रात को वापस आया तो आज उसके साथ एक और खूबसूरत लड़की को देखकर मेरा तो तन बदन कांपने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति इस हद तक गिर जाएगा। क्या है, आप इस औरत को घर में क्यों लेकर आए हो? मैं कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई तो मेरे पति ने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। मैंने अपने कमरे में चली गई, लेकिन ये नहीं जानती हूँ कि मेरे दिलो दिमाग पर क्या असर हो रहे थे। आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुझ में ऐसी क्या कमी थी? मेरा पति मुझे छोड़कर बाकी औरतों के पीछे पड़ गया था। मैंने सोचा कि कल मैं इस घर में नहीं रहूँगी। मैं अपने माँ के घर चली जाऊँगी, उन्हें जाकर सारी बात बता दूँगी। आखिर मैं इतनी गिरी हुई लड़की तो नहीं थी। इस आदमी के मत्थे लगा दिया जो मुझे देखता तक नहीं। अगले दिन मैं अपने माँ के घर जाकर मैंने उन्हें सारी कहानी बता दी। फिर माँ ने जो मुझसे बातें बताई उन्हें तो मेरे दिमाग को खोल कर रख दिया। साथ ही साथ मेरी आंखों की पट्टी भी हट गई। माँ ने मुझसे एक बात पूछी कि बेटा, क्या उसने अपने कमरे में अलग तरह के अंडे रखे हैं? हाँ मम्मी, ऐसा ही हैं। अंडे तो बहुत सारे हैं और वह मैंने डस्टबिन में फेंक दिए थे। उसके बाद मेरा पति और लड़की को घर लेकर आ गया। इस बात पर ही मैं गुस्सा होकर आपके घर चली आई हूँ। मम्मी ने बोला कि बेटी, मैं तुम्हें आज एक सच्चाई बताऊंगी, जान लोगी तो तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। तुम्हारा पति मिलकर 10 लोगों का ग्रुप है, जिनमें मेरा बेटा भी शामिल है, यानी कि तुम्हारा भाई। एक और है बाबा जी टाइप। ये एक अंधविश्वास का अड्डा चलाते हैं, जिनमें वे औरतें उनके पास आती है जिनको सालों से कोई बच्चा नहीं होता। ये ग्रुप उन लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ये ढेर सारे उनसे पैसे लेते हैं और ये ग्रुप आपस में बांट लेते हैं। उनमें कुछ जादू टोना भी शामिल करते हैं, जिससे उन औरतों का माइंड डाइवर्ट करते हैं और उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है। कल ही मेरे घर पर एक औरत रोते हुए आई थी, जिसका पति भी साथ आया था। उसने कहा कि मैं बर्बाद हो गई हूँ, अब मेरा पति मुझे नहीं छोड़ेगा और मुझे डिवोर्स दे रहा है और ये सब तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। उसने मुझे झूठे बहकावे में रख कर मेरे साथ रेप किया है और ये अकेला ही नहीं है, इसका साथी भी है, उसने भी मेरे साथ रेप किया है। मैं इन सभी को पुलिस के हवाले कर दूंगी, क्योंकि मेरे पति को इसके बारे में सब पता चल गया है। मैं उस औरत की बात सुनकर शर्म के मारे ऐसा लगा जमीन में गड़ जाऊं या आसमान मुझ पर फट पड़े। ये मेरा बेटा क्या कुकर्म कर रहा है। मैं शर्म के मारे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ और मेरी फूटी किस्मत कि मेरा दामाद भी ऐसा ही निकला। मैं सभी से उम्मीद करती हूँ कि ऐसे झूठे दिलासों में ना आया करो और अपनी इज्जत को नीलाम ना किया करो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि झाड़ फूक बाबा के पास। ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और अपनी भविष्य की नीलामी मत कीजिए। आप सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है। मेरा बेटा भी बुरा, मेरा दामाद भी बुरा, पर इस कहानी के जरिए मैं आप सबको सतर्क करना चाहती हूँ। ये सच्चा वाकया है। तो कैसा लगा मेरा ये इमोशनल स्टोरी, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।